हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं दिव्यांशी और आज मेरे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़े हैं ईश्वर पाटीदार जी, जिन्होंने आईबीपीएस क्लर्क 2021 एग्जामिनेशन क्लियर किया है। चलिए सीधी बात करते हैं ईश्वर जी से और जानते हैं उनका सफर आईबीपीएस क्लर्क तक का। स्वागत करती हूँ ईश्वर जी आपका स्टडी आईक्यू पर। थैंक यू वेरी मच मैम, मुझे इस इतने बड़ा प्लेटफॉर्म पर इनवाइट करने के लिए। मैं स्टडी आईक्यू का बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ क्योंकि इसने मेरी जर्नी में काफ़ी साथ दिया है स्टडी आईक्यू ने। ईश्वर थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि कैसे जर्नी शुरू हुई, कैसे बैंक की तरफ इंक्लिनेशन हुआ। मैम वैसे मेरा बैंकिंग की तरफ इंक्लिनेशन कभी से था नहीं, लेकिन जब मैंने इंग्लिश मीडियम से मैंने 12th तक पढ़ा हूँ। स्कूलिंग मेरी इंग्लिश मीडियम से हुई है, फिर मैंने इंजीनियरिंग की है कंप्यूटर साइंस से, और फिर उसके बाद से मैंने गवर्नमेंट की तैयारी की है, गवर्नमेंट प्रिपरेशन की। तो मैंने पहले एसएससी से शुरुआत की थी क्योंकि थोड़ा मैं जैसे गांव से आता हूँ, तो मतलब गांव में क्या है कि सरकारी जो नौकरी की थोड़ी ज़्यादा वैल्यू होती है, चाहे पैसा कम मिले लेकिन वैल्यू ज़्यादा है। तो उस हिसाब से या और फिर मैंने एसएससी दिया भी है 2019 वाला, मैंने फाइनल तक दिया था, लेकिन उसमें थोड़े कुछ पॉइंट्स रह गए मेरे कमजोर, उसकी वजह से हो नहीं पाया। तो फिर मैंने बैंकिंग इसलिए चूज किया था ताकि ये जल्दी से जल्दी जॉब दे देता है, इस वजह से। तो फिर मैंने बैंकिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। ईश्वर जैसे आपने बताया कि बिल्कुल जो बैंकिंग का प्रोसीजर होता है वो बहुत ही जल्दी होता है, विद इन 6 मंथ्स ऑल्सो ये पूरा प्रोसीजर कंप्लीट होकर रिजल्ट भी आ जाता है। जो भी स्टूडेंट्स हैं जो आपसे सिमिलर स्टोरीज रेजोनेट करते हैं, वो कैसे तैयारी करें? जी मैम, सबसे पहले तो हर स्टूडेंट को ये देखना है कि वो कहाँ स्टैंड करता है। उसके हर हर आदमी को अपनी लिमिट पता होती है कि हाँ मैं क्या कर सकता हूँ और कितना मुझे किस चीज़ में पढ़ना है। ये पता जरूर होना चाहिए बैंकिंग या किसी भी प्रिपरेशन में कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, क्योंकि आजकल हर प्लेटफॉर्म पर इतना मटेरियल है कि आप पढ़ते पढ़ते थक जाओगे लेकिन पढ़ नहीं पाओगे सारा। और सभी जगह से फ्री भी मिल रहा है, आजकल इतना मटेरियल है कि फ्री भी कोई कर सकता है। लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कहाँ से पढ़ना है और क्या पढ़ना है और कितना छोड़ना है। अगर ये जितना जल्दी ज़्यादा पता होगा जिसको, वो जितना उतना ही जल्दी सिलेक्शन ले लेता है। और दूसरा के दूसरे की सक्सेस स्टोरीज वगैरह अपन देखते हैं तो उससे हमको बहुत सारी चीज़ें पता चलती है कि कोई भी कैसे पढ़ता था, अपन अपना वे क्या है पढ़ने का। तो और उससे बहुत सारी चीज़ें पता चलती है, तो हम अपने अंदर वो इम्प्रूवमेंट होता है। तो मैंने बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज देखी है पहले भी। तो ईश्वर जी फिर हम इसी पे बात करेंगे कि जैसे आपने बताया कि आपको पता होना चाहिए क्या चीजें पढ़नी है और क्या चीजें छोड़नी है, तो आप अपने एक्सपीरियंस से जो भी आने वाले एस्पिरेंट्स हैं उनको क्या बताएंगे? जी मैम, जैसे अगर कोई प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है, जैसे स्टार्टिंग कर रहा है, तो मैं बोलूँगा कि जैसे कि हर एक सब्जेक्ट वाइज अपन बात करते हैं। जैसे कि मैथ्स, अगर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में लोग बोलते हैं कि अरिथमेटिक ज़्यादा अच्छा नहीं भी हो तो डीआई से हो जाता है काम। तो मेरा मानना थोड़ा अलग है। मेरा मानना है कि अरिथमेटिक होना बहुत ज़रूरी है। अरिथमेटिक अगर जिसका अच्छा है ना, वो डीआई अपने आप ही कर लेगा, क्योंकि डीआई में बस वही सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई होते हैं। तो सबसे पहले तो पूरी थ्योरी पढ़ ले कम से कम उसकी, मैथ्स की पूरी थ्योरी, और जो भी प्रैक्टिस करे तो उसको एक चीज को वो कम से कम 2 3 4 बार करे, कम से कम 3 4 बार। अगर मैथ्स के जो चैप्टर लगा रहा है, जो क्वेश्चन उसने लगाए हैं, जिस भी बुक से लगाए हैं या कहीं से भी वो ऑनलाइन क्लासेस से कर रहा है, तो उसी चीज को कम से कम 3 4 बार कर लेता है कि कॉन्सेप्ट उसके धीरे धीरे क्लियर होता है। क्योंकि एक बार में अपन पढ़ते हैं ना, तो सारी चीजें उसमें क्लियर नहीं होती है, लेकिन जैसे जैसे अपन दूसरी तीसरी चौथी बार पढ़ते हैं तो चीजें अपन को पता चलती है कि नहीं, मैं पहले इसको ऐसे समझ रहा था लेकिन ये ऐसे है। तो कुछ चीजें ऐसे क्लियर होती है। और जैसे मैथ में तो आपको मतलब जो टीचर सही लगे कि हाँ ये टीचर सही पढ़ा रहे हैं, उनसे आप पढ़ सकते हैं। और अगर अपन इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में सबसे मेन इम्पोर्टेंट है कि वोकेब भी होना चाहिए और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर दो चीजें हैं और अगर ग्रामर नहीं भी है तो भी काम चल जाता है। ग्रामर बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि इम्पोर्टेंट है। अगर कॉन्टेक्स्ट में आपको समझ है तो आप आराम से कर सकते हो। जैसे कि मैंने स्टडी आईक्यू से गौरव सर की वीडियोस ही देखी थी मैंने। ये वीडियोस जो वोकेब की पढ़ी है ना, तो उस एक वीडियो को मैंने कम से कम 40 बार देखा हुआ। एक वीडियो को इतनी बार देखा है कि वो वर्ड्स मेरे दिमाग में छप गए। और कुछ जहाँ दूसरा अगर मुझे किसी की वीडियो अगर यूजफुल लगी है तो वो भी मैंने वहां से देखी है। लेकिन उनको मैंने इतनी बार इसलिए देख लिया ताकि मैं न्यूज़पेपर और कुछ भी पढूं तो मुझे वो याद आ जाए और
उनका कॉन्टेक्स्ट में, तो गौरव सर को वो कॉन्टेक्स्ट में समझाते हैं तो वो बहुत ही अच्छा होता है। तो कॉन्टेक्स्ट में हमको पता रहे कि कौन सी जगह पर कौन सा वर्ड कैसे यूज करना है। और अगर न्यूज़पेपर पढ़े तो इंग्लिश कोई भी पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, आपको जो भी सही लगता है वहां से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है इंग्लिश का। लेकिन ऐसा है कि आपको पढ़ने की हैबिट तो होनी ही चाहिए, इससे धीरे धीरे आपकी अंडरस्टैंडिंग वाकई में डेवलप होती है। लेकिन मेरा तरीका क्या था, जैसे कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था तो मैंने बस द हिंदू पढ़ा है, लेकिन मैं उसकी वोकेब ना तो कहीं नोट करता था, कुछ नहीं करता था। एक बार जैसे मैं अगर पढ़ रहा हूँ तो मैं सारी वोकेब देखता जाऊंगा, जो जहाँ मैं अटक रहा हूँ वो वोकेब देखूंगा। फिर उसके बाद मैं उसको साइड में लिख लेता था, केवल वर्ड लिखता था, उसका मीनिंग वगैरह कुछ भी नहीं लिखता था, ऐसे रफ पेज पे। तो फिर मैं उसके बाद उसको अगर पूरा मैंने आर्टिकल पढ़ लिया है तो वापस से मैं उसको फिर से देखूंगा, एक बार और पढ़ूंगा। अगर मुझे जो वर्ड का मीनिंग याद नहीं रहा है तो उसका एक बार और गूगल करूंगा। तो फिर वो क्या है, वो धीरे धीरे ऐसे अगर रोज करते हैं ना तो वो वर्ड्स को अपन को लिखने या कहीं नोट करने की जरूरत और रिवाइज करने की जरूरत नहीं होती है, वो धीरे धीरे होता जाता है, वो अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाती है। और एक है कि अगर वोकेब में आप अगर किसी का मीनिंग देख रहे हैं तो जस्ट डायरेक्ट मीनिंग नहीं देखना है उसका, मतलब कि यूजफुल उसमें जो सेंटेंस में अपन वर्ड्स यूज करते हैं वैसे भी देखना चाहिए। तो ऐसे इंग्लिश की मैंने की थी शुरुआत, और नहीं था पहले एमएससी के टाइम पे मैं ग्रामर पढ़ चुका था तो मैंने ग्रामर नहीं पढ़ी थी, और वाकई में मैंने बैंकिंग के लिए तो फिर मैंने इंग्लिश भी बहुत ज्यादा पढ़ी नहीं है, बस आर्टिकल पढ़े हैं। फिर अगर अपन बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में मैंने जैसे कि पजल्स में मुझे पता था कि पजल्स में मुझे अटका सकती है, बाकी तो जो मिसलेनियस है वो अपन मुंह लगाते हैं उसमें हो जाता है अपना, मिसलेनियस वहां से कवर हो जाता है। लेकिन केवल पजल्स का तो मैं रोज जो है डेली अपना एक बना लेता, मतलब एक टारगेट बना लेता था कि मुझे 8 पजल करनी है, 10 पजल करनी है। तो वो मैं रोज वो वाली करता था, प्री की करता था, 3 4 8 10 पजल में प्री के करता था, और 3 4 पजल में मेंस की करता था। तो ऐसे इसकी रीजनिंग की मैंने मतलब की है, और बाकी मैंने ज्यादा से ज्यादा मॉक लगाए, ज्यादा से ज्यादा मॉक लगाते हैं तो स्पीड भी आ जाती है, और उसमें मिसलेनियस भी कवर हो जाते हैं। और फिर अगर मैंने सबसे बड़ी बात है जीएस का बहुत ही बड़ा मतलब कि इम्पोर्टेंट रोल रहा है, जो मैंने गौरव गोखले से पढ़ी है। जैसे लोग बोलते हैं ना कि बैंकिंग में बहुत ही ज्यादा वाइड है और डेप्थ में आ रहा है, मुझे जहां तक लगता है कि डेप्थ में जो है वो ज्यादा इतना भी नहीं है, डेप्थ की तो कोई डेफिनेशन ही नहीं है कि कितनी डेप्थ में आएगा। लेकिन मैंने गौरव गोखले सर से पढ़ा है बस, तो और उनकी वीडियो को ही देखता था मैं, बस उनकी वीडियो को मैंने इतनी बार देखता था, कोई भी चीज में वीडियो अगर देखी ना तो मैंने इतनी बार देखी है कि वो दिमाग में छप गई है, ऐसे ऐसे देखी है। तो और जैसे कि उसमें सारी चीजें रहती थी, मंथली भी है, वीकली भी है, ऐसे तो वो वाली वीडियोस देखता था और डेली वाली वीडियोस देखता था। जो मैं वीडियोस आज देखी है मैंने, जैसे अगर 4 5 वीडियोस मैंने डेली वाली देख ली है तो आज देख ली डेली वाली, तो मैं कल उसको रिवाइज करता था और कल उसकी क्विज देता था, ऐसे करके दिए। तो मेरा जीएस केवल मैंने यहीं से किया है गौरव सर से, क्योंकि मैं उनको पहले भी यूट्यूब के थ्रू जानता ही हूँ, तो उनको फॉलो भी किया है। तो वहां से मैंने बस ऐसे ही किया है बस, और किसी भी दूसरे सोर्स से नहीं पढ़ा है, तब भी मेरे बहुत ही अच्छे मतलब आ जाते थे। जैसे मैंने एसबीआई क्लर्क में मैं 36 किए थे, लेकिन 29 मेरे सही थे। और आईबीपीएस क्लर्क में भी ऐसे हुआ, मैंने कुछ बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ा, केवल मंथली वाली वीडियो देखी थी गौरव गोयल सर की, तो तब भी मेरा बहुत अच्छा ठीक ठाक स्कोर 20 21 नंबर उसमें हो गए थे, जबकि मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था और एक हफ्ते ही पढ़ा था उनसे। तो फिर उस टाइम पे तो मैं पढ़ ही नहीं पाया था ज्यादा। ईश्वर, जैसे आप बता रहे थे अलग अलग सेक्शंस को बता दिया, अब कैसे रिवाइज करना है क्योंकि सिलेबस तो बहुत सारा है। एग्जामिनेशन से पहले एग्जामिनेशन साइकिल के हिसाब से कैसे चीजों को रिटेन करना है और एग्जामिनेशन में रिफ्लेक्ट करना है। अगर रिवाइज की बात करें तो मैथ्स और रीजनिंग में तो आप कुछ रिवाइज नहीं कर सकते, मेनली अगर इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेज हैं तो फॉर्मूलाज हैं तो उनको आप रिवाइज कर सकते हैं अगर आप भूलते हैं तो। वरना उनमें तो मेन तो प्रैक्टिस काम करेगी, और इंग्लिश में भी मेन अंडरस्टैंडिंग काम करेगी। मेन होता है जीएस का, कि जीएस को रिवाइज करना बहुत ही जरूरी है, कुछ हफ्ते भर पहले, या जब लास्ट जो हफ्ता रहता है एग्जाम से पहले वो वाला करना बहुत ही जरूरी रहता है। जैसे कि मैं यही करता था मेंस के लिए, अगर मैं पहले बताऊं तो जैसे जीएस में तो मैं यही करता था कि पहले उनको वीडियोस देखता था, रोज वीडियोस देखता था। सोने के टाइम पे मेरा फिक्स था कि सोने से पहले 2 घंटे मैं वीडियोस देखना। तो फिर सुबह उठ के भी मुझे ऐसे सबसे पहले वीडियो देखना, फिर उसके बाद में उसकी शाम को तक क्विज लगाना या दूसरे दिन क्विज लगा लेना। फिर अगले दिन जैसे मैं फिर दूसरी वीडियो देखता था तो वो पहले वाली वीडियो भी देख लेता था, उसको डबल स्पीड में करके देखता था। फिर उससे अगर मैं ऐसे ऐसे रोज करता था
मतलब वो लास्ट में, और लास्ट के टाइम पे क्या है, ज्यादा टाइम नहीं रहता है, तो अपन डेली वीडियोस तो नहीं देख सकते, लेकिन मंथली वाली वीडियोस देख लो तो उससे रिवाइज हो जाता है। अगर आपने जितनी ज्यादा बार अगर वीडियोस देखी होगी ना, तो जीएस तो आपको दिमाग में ऐसा है कि छप जाएगी, वो आपको हो जाएगा कि हाँ अब आ गया कॉन्फिडेंस। वो लगता है एक दो दिन पहले कि हाँ सब भूल गए हैं, लेकिन वो जब आपके सामने क्वेश्चन आता है तो हो जाता है। और अगर मैं प्री की सबसे पहले बात करूं, तो मेरा ऐसा था कि मैं प्री में सबसे पहले टारगेट करके जाता था कि इसका वैकेंसी देखता था सबसे पहले कि हाँ इस स्टेट में मैंने जहाँ से डाला है वहां से वैकेंसी कितनी है, इसका हर 2-3 साल पहले कट ऑफ कितना रहा है हमेशा। और फिर उसके बाद मैं अपना फिक्स कर लेता था कि जैसे कि अगर पीओ है तो कि मुझे 50 क्वेश्चन करने हैं, लेकिन एक्यूरेसी से करना है, क्योंकि बैंकिंग में एक्यूरेसी सबसे ज्यादा मैटर करती है। तो मैं एक पहले से अपना क्वेश्चन फिक्स कर लेता था कि हाँ इतने क्वेश्चन मुझे करके आ जाऊंगा तो मेरा हो जाना चाहिए, क्योंकि एक्यूरेसी रही तो उससे थोड़ा बहुत नॉर्मलाइजेशन में बढ़ ही जाएगा। जैसे कि मैंने आरआरबी पीओ भी दिया है, मैंने सभी के दिए हैं। हालांकि मेरा, क्योंकि मेरा शुरू से टारगेट नहीं रहा है पीओ, क्योंकि मेरा क्लर्क की टारगेट था, क्योंकि मुझे चाहिए था घर के पास में। मैं घर के पास में रहने वाला हूँ, होम सिकनेस थोड़ी है मुझमें, तो उसकी वजह से मुझे घर के पास में रहना था। तो क्लर्क में ही रह सकते हैं, क्योंकि ऑफिसर में तो फिर ट्रांसफर हो जाता है, इसलिए। तो बस मैं सबसे ज्यादा प्री के लिए, तो अगर आपके अगर कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, कॉन्सेप्ट ठीक ठाक है, आपको लगता है कॉन्सेप्ट ठीक ठाक है, तो आप ज्यादा से ज्यादा मॉक लगाओ। और उसके बस सब मॉक लगाएंगे आप, तो उससे आपका प्री तो हो जाएगा। और बस एक चीज है कि एक्यूरेसी मेंटेन करो। ये दो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है प्री के लिए। बाकी बाकी तो हो जाएगा, हो जाएगा। यानी कि जो भी स्टूडेंट्स हैं, कैसे रिवाइज करना है उसकी आपने टैक्टिक बताई। ईश्वर, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि आजकल इतना फ्री कंटेंट अवेलेबल है, पर क्यों स्टडी आईक्यू और गौरव सर का कोर्स सब्सक्राइब किया? मैम क्योंकि मैं गौरव सर को तो मैं पहले भी जानता हूँ, और फिर उन पे मुझे हाँ भरोसा है कि वो उनसे मैं पढ़ा भी हूँ, मैं एसएससी के टाइम पे पढ़ा हूँ, और मुझे पता है कि उनका कंटेंट कितना अच्छा है। तो इसलिए मुझे पता था कि अगर आया तो यहाँ से आ जाएगा, वरना नहीं आया ना तो किसी का भी नहीं बैठेगा, क्योंकि फिर थ्योरी तो इतनी ज्यादा, अगर ज्यादा भी पढ़ लिया तो वो रिटेन नहीं कर पाएंगे अपन, तो याद नहीं रहता है। तो इसलिए सबसे कम है और सबसे सटीक जो एक कंटेंट है, तो वो मुझे सबसे सही लगा गौरव गर्ग सर का। मैंने और भी ले रखे हैं, और भी सब्सक्रिप्शन मैंने लिए थे, लेकिन मैंने पढ़े किसी को नहीं। मैंने पढ़ा है इसलिए क्योंकि ये सबसे सटीक कंटेंट यही था। और ये बात है कि मैं गौरव गर्ग सर का जो लिखा हुआ है स्क्रीन पे, केवल वो याद नहीं रखता था। गौरव गर्ग सर एक चीज के साथ में 10 चीजें और बता देते हैं, साथ साथ में पिछला भी रिवाइज करवाते जाते हैं। तो मुझे हर वर्डिंग पे भी ध्यान देता था। तो मुझे ऐसा है कि धीरे धीरे, तो इतनी बार मैंने वीडियोस देख ली थी, तो मुझे याद था कि इस वर्ड के बाद में सर क्या बोलने वाले, इतना तक याद हो गया था। तो इतना अगर आप करेंगे तो आराम से उसमें से बैठ जाएगा। अगर उसमें से अगर जीएस नहीं आता है तो फिर कहीं से भी नहीं आएगा, वो तो कुछ भी आ सकता है, फिर उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। लेकिन जो एकदम एग्जैक्ट वीडियोस है, वो एग्जैक्ट कंटेंट है, वो मुझे वहां पर मिला, इसलिए मैंने वहां पर सब्सक्रिप्शन लिया। ईश्वर, स्पीड और एक्यूरेसी को कैसे मैनेज करना है? मैम स्पीड में डिपेंड, जैसे स्पीड के लिए क्या है कि आपको स्क्वायर्स होना चाहिए याद, जैसे कि आपका मल्टीप्लाई, एडिंग का, सब्सट्रैक्शन का, और ये सब की स्पीड होनी चाहिए। इसके लिए आपको क्या है कि जैसे कि मैं क्या करता था कि मुझे अगर क्यूब्स, स्क्वायर्स और टेबल्स याद करनी है, तो मैं नहाते टाइम पे इनको रिवाइज कर लेता था। मैं नहाते टाइम पे करता था, कभी मैंने ऐसे स्पेशली बैठकर इनको नहीं किया है याद, या लिख के ऐसे नहीं किया है। बस मैं नहाता था उस टाइम पे इनको मन मन में कर लेता था। जब तक मैं पढ़ने बैठता था तब तक वो चीजें कंप्लीट हो जाती थी। तो ये चीजें तो आपकी कम से कम कंप्लीट रहनी चाहिए कि 50 तक स्क्वायर और 30 तक क्यूब याद होने चाहिए, टेबल्स याद होनी चाहिए कम से कम 30 तक। तो ये चीजें 25-30 तक मेरी टेबल्स याद थी, ताकि वो फट से याद आए। और ऐसा भी नहीं है टेबल भी के अपन शुरू से 1 जा 2 जा ऐसे कर रहे हैं। डायरेक्ट अपन को माइंड में करना है कि 6 जा कितना होता है, 8 जा कितना होता है। तो वो चीज क्या है कि वहाँ एग्जाम में भी रिफ्लेक्ट होती है, वो चीज एग्जाम में भी आपको फट से आ जाएगी। तो ये चीज मैं इसके लिए करता था। और स्पिट्स के लिए ऐसा है कि अगर आपके मतलब, जैसे कि मुझे सबसे पहले बैंकिंग में जब मैं आया, तो अरिथमेटिक तो था ही, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में ये जैसे मैच करने होते हैं अपन को रूट्स और ये सारी चीजें, तो इन सारी चीजों जो मुझे पता था कि हाँ ये चीजें मुझे नहीं आती है, तो उनकी प्रैक्टिस मैंने थोड़ी ज्यादा की, ताकि उनमें स्पीड आ सके। और अपना एक वे ऑफ मतलब अटेम्प्ट का एक तरीका भी होना चाहिए कि हमको एग्जाम में जाके कैसे अटेम्प्ट करना है, वो फिक्स होना चाहिए। वही आपको मॉक में करना है और वही जाके आपको एग्जाम में करना है। जैसे कि अगर मैं अपना बताऊं कि मैथ्स में मैं अरिथमेटिक कभी उठाता ही था। सबसे पहले सिंपलेस्ट में 2 बार में करता था मैथ्स को,
जैसे सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये उठा लिए, ठीक है। उसके बाद मैं फिर आऊंगा उस पे डीआई पर आऊंगा, डीआई करूंगा फटाफट। फिर उसके बाद से मैं अरिथमेटिक में मैं 2 बार जाता था, क्योंकि एक बार तो मैं इजी वाले करता था, फिर उसके बाद में अगर थोड़ा टफ है तो उनको मैं फिर उस दूसरी बार से उनको अटेम्प्ट करता था। तो आपको अटेम्प्ट का तरीका पता होना चाहिए, स्पीड उससे भी आती है, क्योंकि आप कभी-कभी क्या होता है कि एग्जाम में अपन स्टक हो जाते हैं, तो उससे एक तो डिमोरलाइज भी हो जाते हैं और फिर उससे स्पीड वाकई में बहुत फर्क पड़ जाता है। अगर आप सही से अटेम्प्ट करेंगे, सही से अगर चूज करेंगे क्वेश्चन, तो आपकी स्पीड बढ़ेगी। और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, वही एक स्पीड का तरीका वो मुझे लगता है हो सकता है, क्योंकि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी तो अपने आप से वो चीजें आपको मुंह पर याद हो जाती है। ईश्वर, बहुत सारी चीजें हमने आपकी जर्नी से जानी। आप फाइनली कुछ टिप्स देना चाहेंगे और सभी को अपने एक्सपीरियंस से कुछ ऐसी लर्निंग्स जो गलतियां शायद आपने की हैं और आप नहीं चाहेंगे कि वो गलतियां फिर कोई दोहराए, क्योंकि सोर्सेज मोर ओवर सेम रहते हैं, सभी को टैक्टिक्स स्ट्रैटेजी पता होती है, बट स्टिल दे कांट मेक टू द लिस्ट। Yes, मैम एक चीज सबको करनी चाहिए, मुझे लगता है कि शुरू में अगर आप स्टार्टिंग में भी अगर जॉब आप स्टार्ट कर रहे हैं, प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले मॉक लगाइए। जो आपको सही लगता है वो वाले मॉक लगाइए, और एग्जाम रिलेवेंट मॉक लगाइए कम से कम। क्योंकि मैंने है ना कम से कम 5 टेस्ट सीरीज ले रखी है, लेकिन मैंने 1-2 ही लगाई है जो मुझे लगा कि हाँ इस लेवल का पेपर आता होगा या इससे कम ही आता होगा, लेकिन इससे ज्यादा नहीं आता होगा। एक मैंने टेस्ट सीरीज ली मैम, उसमें मेरे 37 नंबर आए मेंस में। तो मैंने वो मॉक लगाया, उसके बाद मॉक छोड़ दी है। वो पूरी टेस्ट सीरीज आज भी पड़ी है, लेकिन मैंने लगाया नहीं उसके मॉक, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप जो लगा रहे हैं वो रिलेवेंट भी है कि नहीं। तो इसलिए सबसे पहले मैं अगर किसी को बोलूंगा तो सबसे पहले मॉक लगाइए, 5 मॉक लगाइए। फिर आप उन पांचों की जो एरर्स आपने जो भी किए या जो गलतियां उसमें की है, कहाँ मैं अटक जाता हूँ या कौन से क्वेश्चन मुझसे गलत होते हैं, तो वो 5 के आप अगर उनको देखेंगे, आप वो एनालाइज करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ मुझे कौन से एरिया पे फोकस करने की ज्यादा जरूरत है और कौन से पे नहीं। एक चीज तो ये। फिर दूसरी चीज है कि आपको चीजें जो छोटी छोटी है उसको रिवाइज करते रहना चाहिए, जैसे कि स्क्वायर्स टेबल्स, और अपन कुछ हल्के में ले लेते हैं छोटे में, तो ये चीजें बहुत ज्यादा हेल्प करती है वहां पर स्पीड में। सबसे ज्यादा स्पीड में हेल्प बहुत ज्यादा करती है। और किसी भी सेक्शन को आप प्री में तो ऐसा है कि आप छोड़ ही नहीं सकते कि अरिथमेटिक नहीं आया तो भी चल जाएगा, मतलब अरिथमेटिक नहीं करेंगे तो हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। अरिथमेटिक करना जरूरी है, क्योंकि कट ऑफ इतना जा रहा है कि आपको सारी चीजें करनी जरूरी है। और बहुत सारे लोग इंग्लिश से डरते हैं तो थोड़ा कम ध्यान देते हैं, मैथ रीजनिंग ज्यादा करते हैं और इंग्लिश नहीं करते हैं। तो इंग्लिश पे आपको ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपकी मैथ और रीजनिंग अगर अच्छी है या किसी की कोई सब्जेक्ट अच्छा है ना, तो उस पर केवल प्रैक्टिस चलने दो, केवल उसकी प्रैक्टिस करो। उस पर बहुत इतना ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जो चीज आपकी नहीं है उस पर टाइम दो, धीरे धीरे वो चीज हो जाएगी। उसमें समय लगेगा लेकिन हो जाएगी, ऐसा है। और तीसरी बात अगर मैं कहूँ तो ऐसा है कि अपने आप से बात करो। जैसे कि गौरव गर्ग सर की मैंने एक वीडियो देखी थी, उनमें ही उसमें ही वो सर ने बोला था कि अपने आप से रोज थोड़ी बात करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अपन क्या मॉक देते हैं, ये मॉक वॉक देते हैं, एग्जाम भी दे के आते हैं, कभी कभी रिजल्ट आते हैं तो अपन फेल भी हो जाते हैं, ठीक है। मॉक में कम स्कोर आया तो अपन डिमोरलाइज हो जाते हैं कि यार यहाँ पर अगर 10,000 में नहीं आ रहा तो 10 लाख में क्या रैंक आएगी अपनी। तो अपने आप से बात करो कि हाँ नहीं हो जाएगा, मुझे मेरी पता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, लेकिन टाइम लगेगा, भले थोड़ा सा टाइम लेगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत है, लेकिन हो जाएगा। तो अपने आप से अगर बात करोगे ना तो कॉन्फिडेंस आएगा। सबसे बड़ी बात है कॉन्फिडेंस आएगा। और एग्जाम में जाके सबसे ज्यादा से ज्यादा अगर आप एग्जाम देंगे, ज्यादा से ज्यादा अगर मॉक देंगे, तो एग्जाम में जाके जो डर लगता है ना वो नहीं लगेगा, हाथ पैर जो फूल जाते हैं वहां जाके वो नहीं होगा। अगर वहां पर आपने पेशेंस रख लिया ना, आपने पीस रख लिया, आराम, अगर आप शांति से अगर करेंगे पेपर तो आराम से हो जाएगा। क्योंकि आधा टफनेस तो वहां से बढ़ जाती है कि अपन इतना घबराते हैं, वहां जाके अपन इतना घबराते हैं कि यार ये लास्ट फाइनल अटेम्प्ट है, कि इसमें हुआ तो ठीक है वरना फेल हो जाएगी, ये तो मौके नहीं। तो वहां पर जाके सबसे ज्यादा आपको कामनेस रखनी वो बहुत ज्यादा जरूरी है। 3 चीजें मुझे लगता है बहुत ज्यादा जरूरी है। थैंक यू सो मच ईश्वर फॉर शेयरिंग ऑल दीज इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन। बहुत ही वैल्यूएबल रहेगा सभी एस्पिरेंट्स के लिए। और धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। हम यही कामना करते हैं कि आप आगे भी और एक्सेल करें और सक्सेस की सीढ़ियों को चढ़ें। थैंक यू।